लास्ट क्लास में क्या कराया था तुम लोगों को? क्यू वैल्यूज करा दी थी ना, प्लस और माइनस वाली। कब प्लस होंगी, कब माइनस होंगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ज्वाइन करो फटाफट क्लासेस। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें।
लास्ट क्लास में क्यू वैल्यूज पढ़ी थी, तो कोई बताएगा क्यू वैल्यूज क्या था, क्या पढ़ा था, क्या याद है तुम्हें लास्ट क्लास में? आज नया स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। बोलो। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब क्यू वैल्यूज बताओ। दो तरीके की बताई थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यू वैल्यू। हाँ, बताओ भाई। दो तरह की क्यू वैल्यूज बताई थी ना, कि एक पॉजिटिव होती है बेटा, एक नेगेटिव होती है, कि भूल गए? पॉजिटिव वाली जब होगी तो रिएक्टेंट में ज्यादा मास होगा। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बोलो, खुली है आवाज तो। मैम नेगेटिव क्यू का मतलब है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और पॉजिटिव कितनी रिलीज हुई है। हाँ, देखो हमने क्यू वैल्यूज पढ़ी थी, जिसमें एक थी पॉजिटिव क्यू वैल्यू, है ना। जिसमें मेरे पास पॉजिटिव क्यू वैल्यू का क्या मतलब था, कि प्रोसेस कैसी रहेगी, पहली बात तो एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक रहेगी, एनर्जी रिलीज होगी, और किसका मास बड़ा रहेगा, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट। है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। फिर सेकंड था, हमने पढ़ा था माइनस क्यू वैल्यूज, है ना। माइनस क्यू वैल्यूज में क्या पढ़ा था बताओ, प्रोसेस कैसी रहेगी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब। थर्ड, मास ऑफ ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर। प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। वेरी गुड। ये आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। अब देखो, अब जरा हम नेगेटिव क्यू वैल्यूज की ही बात करेंगे। नेगेटिव क्यू वैल्यू में मैंने एक एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में। नेगेटिव क्यू वैल्यू का ये वाला एग्जांपल पढ़ा था, कि अगर हीलियम 2 हमारे नाइट्रोजन से आके, अब देखो नेगेटिव क्यू वैल्यूज में और क्या होगा, इसमें क्या दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, इन्होंने मिलके क्या बनाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाया, है ना। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हें टोटल दिया हुआ है इनका सम बेटा, ये हमारा आया था 18.005676 U, और जो RHS का टोटल मास दिया हुआ है वो दिया है 18.00695 U। तो इसका मास ज्यादा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का मास ज्यादा है, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, माइनस क्यू, है ना।
माइनस क्यू यूज करते हैं ना, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी और वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ दिख रहा है मुझे, इस मास में, है ना। आरएचएस वाला जो मास है इसमें ये मास बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस क्यू लगाओगे। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर मेरे को बेटा फटाफट से क्यू की वैल्यू निकाल के बताओगे आप। क्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। यही होगा मेरा क्यू की वैल्यू, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो डेल्टा क्यू, डेल्टा एम कितना आएगा, देखो आप माइनस करोगी तो कितना बनेगा, ये मास 0.00128 मल्टीप्लाई 931.5, तो बेटा ये वैल्यू बनी 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्या यही आ रही है मेरी क्यू की वैल्यू, देखो करेक्ट। Yes, ma'am. अब देखो नेगेटिव क्यू वैल्यू, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप से नहीं होती। नेगेटिव क्यू वैल्यू यानी ये जो प्रोसेस तुम्हारी स्क्रीन पे है, ये प्रोसेस खुद नहीं होगी। बात समझ रहे हो, स्पॉन्टेनियस होती है ना, जो अपने आप हो जाती है रिएक्शंस, तो ये वाली रिएक्शंस अपने आप नहीं होंगी। तो ये रिएक्शंस कैसे होंगी, जैसे मान लो नाइट्रोजन वाला जो मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। मैं चाहती हूं कि ये न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाए, मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। तो नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल किसका न्यूक्लियाई है, अपना ऑक्सीजन का, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑक्सीजन वाला जो न्यूक्लियाई है उसमें मेरा नाइट्रोजन, सॉरी मान लो ये प्रोसेस कराती हूँ मैं, एक टारगेट रखती हूँ, उस टारगेट है मेरा नाइट्रोजन का। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोसेस हो जाए जो तुम्हारी स्क्रीन पे है, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, एक अल्फा पार्टिकल लेंगे। ये क्या पार्टिकल है बेटा, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या होनी चाहिए, कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस अल्फा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारा टारगेट रखा हुआ है, तुम्हारे पास नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, तुम्हारे पास एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है जिसके पास एक एनर्जी है, वो कुछ एनर्जी लेके आएगा और तुम्हारे इस नाइट्रोजन पे आके टकराएगा। टकराने के बाद ये प्रोसेस होगी। अब जरा मुझे ये बताओ कि इस अल्फा पार्टिकल के पास, यानी तुम्हारे हीलियम के पास, देखो ये हीलियम अल्फा पार्टिकल ही तो है, इसके पास मिनिमम एनर्जी क्या होनी चाहिए कि ये रिएक्शन टेक प्लेस हो जाए। क्या वो एनर्जी, अब मैं कह रही हूं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड अल्फा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस दिस प्रोसेस, बताइए। इस प्रोसेस को टेक प्लेस कराने के लिए मेरे पास जो हीलियम है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, देखो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब कहां से हुई होगी एनर्जी, यहाँ पे कहां से आई है वो एक्सटर्नल एनर्जी, करेक्ट है ना। वो एक्सटर्नल एनर्जी कहां से आई है, वो तुम्हारा हीलियम का पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, जिसके पास कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी ना इस रिएक्शन में। तो अब बात आई, क्या ये जो 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या इतने ही काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल होगा या इससे कम या इससे ज्यादा, बताओ, सोचो। ये बात है, ये पूछ रही मैं, अल्फा मिनिमम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस, बोलो भाई, समझ में आया। देखो सच रिएक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस unless the incoming particle, इनकमिंग पार्टिकल कौन है यहाँ पे, हीलियम, have at least enough काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ, तो वो
कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? जो तुमने यहाँ पे क्यू निकाला है, क्या यही काइनेटिक एनर्जी होगी या अल्फा के पास इससे ज्यादा होगी? ये सवाल है, सोचो सोचो बेटा। इतनी होगी। हाँ हाँ, अल्फा के पास इतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। मैम ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, बताओ। सुनो, अब एक बार ये तुमने एनर्जी कंजर्व कर दी, यहाँ पर जो तुमने ये इक्वेशन लिखी है माइनस क्यू लगा के, तुमने एनर्जी को कंजर्व कर दिया ना भाई। माइनस क्यू क्यों लिखा है? उस दिन सिखाया था कि हम एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं ना, तो माइनस क्यू लगा के एनर्जी को कंजर्व कर दिया गया। इतना समझ में आया? एनर्जी तो कंजर्व हो गई। अब देखो तुम्हारा हीलियम का जो पार्टिकल है बेटा, इस हीलियम के पार्टिकल के पास कुछ मास होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है इनिशियली, हाँ या ना? बोलो भाई, हीलियम के Yes. पास काइनेटिक एनर्जी है और हीलियम के पास कुछ मास है, दैट मीन्स इस इनिशियली इसके पास क्या हुआ, मास भी है और वेलोसिटी भी है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जितनी हीलियम के पास काइनेटिक एनर्जी है, जितनी हीलियम के पास काइनेटिक एनर्जी थी, सपोज तुम्हारी क्यू वैल्यू कितनी है? 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये तुम्हारा इतनी ही एनर्जी के साथ आ रहा है अल्फा पार्टिकल, और ये तुम्हारे नाइट्रोजन के साथ स्ट्राइक करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी की सारी एनर्जी किस में चली गई? इसके मास को बढ़ाने में। भाई यही तो एब्जॉर्ब्ड मास आया है तुम्हारे पास, एक्स्ट्रा मास। ये तो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मास में चली गई, और तुमने इस क्यू को किस लिए दिखा दिया? एनर्जी कंजर्व करने में दिखा दिया। ठीक है, लेकिन जरा मोमेंटम की बात करो। मोमेंटम की बात करो, अगर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मास में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बची? उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बची बेटा? 0। यानी मास ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके पास वेलोसिटी कितनी आई? 0, प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन यानी तुम्हारा प्रोटॉन, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 0। तो जरा मोमेंटम देखो, यहां पर तो मेरे पास मोमेंटम है, लेकिन मेरे पास फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? 0। यानी पी इनिशियल तो है, लेकिन फाइनली 0 आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये हो सकता है? पी इनिशियल, यहाँ तो MHVH है और यहाँ पी इनिशियल 0 के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स दैट्स वायलेट मोमेंटम कंजर्वेशन। कुछ समझ में आया कि यहां से मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है? हाँ, हेलो, देखो, अल्फा पार्टिकल के पास, मेरी बात सुनो, अल्फा पार्टिकल के पास मान ये 1.1 की काइनेटिक एनर्जी थी, इसको नाइट्रोजन से टकराया, उसके बाद दो प्रोडक्ट आए, एक ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन आया। अब जब मैंने एनर्जी को बैलेंस करना था, तो ये क्यू वैल्यू क्या दिखा रही है? बताओ बेटा, ये क्यू वैल्यू क्या दिखा रही है? बोलो। एक्स्ट्रा मास जो कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐड हुआ है ना? एक्स्ट्रा मास जो प्रोडक्ट में ऐड हुआ है, ये एक्स्ट्रा मास तुमने कैसे निकाला? डेल्टा एम में से तुमने एम, मतलब आपने डेल्टा एम निकाला और तुमने एनर्जी निकाली। क्या ये वही एनर्जी आ गई जो अल्फा पार्टिकल के पास थी? इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई ना। अल्फा पार्टिकल की जितनी भी एनर्जी थी 1.194, वो सारी की सारी क्या हो गई? एब्जॉर्ब कर ली गई। बात समझ में आ रही है? तुमने इस एनर्जी कंजर्वेशन को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया? एक टर्म क्यू लगा दिया। ठीक है, बट अगर हम इसी प्रोसेस से मोमेंटम कंजर्वेशन सोचते हैं कि मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखो मोमेंटम का कंजर्वेशन तो वायलेट हो रहा है कि मेरी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? मास को इंक्रीज करने में। बात समझ में आई? हाँ भाई, जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? मास में। वो तो मास में कन्वर्ट हो गई, बट मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब मुझे अगर इस प्रोसेस को टेक प्लेस कराना है, तो देखो क्या होता है, यहां पे लिखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस
will take place only कब if reactions कब take place करेंगी बेटा, अगर एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, conserved, दूसरा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को भी क्या होना पड़ेगा, शुड बी कंजर्व्ड। ठीक है, और क्या कंजर्व होना चाहिए, अगर एक रिएक्शन को टेक प्लेस होना है तो मोमेंटम, एंड ये लीनियर मोमेंटम, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम, इसको भी क्या होना पड़ेगा, शुड बी conserved, कंजर्व होना पड़ेगा। अब बताओ, अगर ऊपर वाली रिएक्शन है, मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है, मेरा जो हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो 1.1 की काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो क्या ये प्रोसेस होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा मैम, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन किसे वायलेट कर रही है, conservation of momentum, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका मतलब इन रिएक्शंस को टेक प्लेस कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रिक्वायर्ड, यहां पे लिखो, इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ऑफ किसका, किसके लिए चाहिएगी, रिक्वायर्ड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लिख दो। रिक्वायर्ड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल मतलब जो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, जैसे कि अल्फा है ना, अल्फा या हीलियम है ना, तो अल्फा और हीलियम के पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए टू टेक प्लेस द रिएक्शन। इफ अल्फा have less than kinetic energy minimum, no reaction will take place। समझ में आया, कोई रिएक्शन नहीं होगी बेटा जी। ठीक है, तो क्यू वैल्यू वाली यानी जहां जो वाली रिएक्शंस माइनस क्यू दे रही हैं, इसका मतलब वो अपने आप से नहीं होंगी, उन रिएक्शंस को कराने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक्सटर्नल एनर्जी किसके फॉर्म में दोगे, किसी अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में, और उस अल्फा पार्टिकल के पास क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। बात समझ में आई, अगर उस मिनिमम से कम होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। अब बात आई कि मैम कितनी होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का फॉर्मूला लिखिए। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का जो फॉर्मूला है बेटा जी, ये है आपके पास 1 + m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय क्यू वैल्यू। ठीक है, अब देखो m किसका मास होगा, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल कौन सा है बताओ, इंसिडेंट पार्टिकल। कैपिटल M किसका मास है, मास ऑफ टारगेट पार्टिकल। तो टारगेट किसे किया है तुमने इस रिएक्शन में, देखो जरा, नाइट्रोजन, है ना, टारगेट हमने किसी को किया है, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन से हमने किसको टकराया है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा क्या हो गया, इंसिडेंट वाला, और टारगेट क्या हो गया मेरा, नाइट्रोजन। तो ये तुम्हारे नाइट्रोजन एटम हो गए। अब मुझे जरा काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ कि इस रिएक्शन को कराने के लिए अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें अल्फा का मास दे देती हूँ, दे दिया जाए क्या, ये इसका मास है, और ये तुम्हारा नाइट्रोजन का मास है। चलो क्यू वैल्यू अभी निकाली थी, क्यू वैल्यू निकाल चुकी हो ना। क्यू वैल्यू निकालने का वही तरीका है जो अभी सिखाया है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो, लिखोगे आप 1 + 4.002602
अपॉन 14.003074 मल्टीप्लाई क्यू वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सॉल्व करो इसको। जल्दी दसो। 1.5 समथिंग आ रहा है, क्या ये आया? क्या ये वैल्यू आ रही है? वन पॉइंट फाइव। बोलो बेटा। ये इक्वेशन को सॉल्व करके आ रहा है 1.535 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस मैम। कैलकुलेट Yes, करो, ma'am. कैलकुलेशंस करो, प्लस माइनस ही तो करना था। ये काइनेटिक, अब देखो इसका मतलब तुम्हारा अल्फा पार्टिकल जो आएगा वो कितनी एनर्जी के साथ आ रहा है 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, जिसमें से 1.1 एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो गई, मास में, है ना भाई 1.1 मास में कन्वर्ट हुई है ना। देखो ये तभी तो तुमने क्यों निकाला है। अब बाकी की जो 1.1 में से अब कितना माइनस करोगे, 1.5 में से 1.1 माइनस करो, कितना बचा 0.4। 0 पॉइंट किसमें चली जाएगी, मोमेंटम को कंजर्व करने में, राइट, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको अगर यहाँ पे डाउट है तो पूछ लो एक बार किसी टॉपिक में। जल्दी बोलो, नहीं है? नो मैम। पक्का? फिर आता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस को अगर स्टेबल होना है तो कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो होना चाहिए, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या है, इफ एटॉमिक नंबर इज लेस देन कितना, अगर एटॉमिक नंबर बेटा 20 से कम है, कितने से कम है 20 से कम है, तो क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अगर कोई एक ऐसी न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम है और अगर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर नियरली इक्वल हैं, तो वो न्यूक्लियाई कैसी होगी, दोज न्यूक्लियाई आर स्टेबल। क्या होंगी बेटा, क्या होंगी, स्टेबल। स्टेबल। मान लो कोई न्यूक्लियाई है जिसका नंबर 20 से कम है लेकिन उसमें प्रोटॉन बहुत ज्यादा है या न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होगी। बात समझ में आई। लेकिन फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई के लिए स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। क्यों, तो क्या कहा जाता है, फॉर हैवी न्यूक्लियाई इफ किसका नंबर ज्यादा होना चाहिए, इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर, किससे, ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। those nuclei are स्टेबल, ठीक है। तो ऐसी न्यूक्लियाई क्या होंगी, वो न्यूक्लियाई क्या होंगी बेटा, स्टेबल होंगी। बात समझ में आ गई। तो कंडीशन क्या है, जो न्यूक्लियाई 20 से एटॉमिक नंबर कम है उनके लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी अगर मैं तुमसे कहूं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, है ना। और हैविंग न्यूक्लियाई के लिए कौन ज्यादा होना चाहिए, न्यूट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। कोई बता सकता है क्यों है ऐसा,
ऐसा क्यों है? अब देखो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे आपस को? प्रोटॉन रिपेल। कोलम्बिक रिपल्शन होगी ना। कोलम्बिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी, और जितना कोलम्बिक रिपल्शन इंक्रीज होगी उतना ही तुम्हारा न्यूक्लियर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, है ना भाई। न्यूक्लियर क्या करना चाहता है? प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखना चाहता है भाई। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को बांध के रखना चाहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स यही तो होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करना चाहते हैं, तो ये प्रोटॉन इसको यहाँ फेंकना चाहता है और ये दूसरा प्रोटॉन इसको बाहर फेंकना चाहता है। अगर मान लो मेरे पास प्रोटॉन प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी ना, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हुए तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को, न्यूट्रॉन एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, राइट। देखो यस न्यूट्रॉन मैम। न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स है। तो इसीलिए हैवियर न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन का नंबर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे? कोलम्बिक रिपल्शन इंक्रीज। सो टू बैलेंस Coulombic repulsion, number of neutron must so to balance Coulombic repulsion, number of neutron must increase. हम increase तो नहीं कर सकते, बट क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, so to balance Coulombic repulsion, ऐसे लिख दो, more neutrons are needed, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। more neutrons are needed to keep the nucleus stable। समझ आया? तो न्यूक्लियस में क्या चाहिए? न्यूट्रॉन्स ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो पाए? स्टेबल हो पाए। ये किस किस को समझ में आया? ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब देखो क्या होगा, बट अगर इफ z एटॉमिक नंबर, बेटा इफ z इज ग्रेटर देन 83, अगर एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा हो जाता है तो न्यूट्रॉन्स चाहे कितने भी बढ़ा लो तुम्हारा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाता। द रिपल्सिव फोर्स क्या लिखोगे? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स कैन नॉट कंपनसेट। क्या? किसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी? द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स कैन नॉट कंपनसेटेड, किसके द्वारा? कंपनसेटेड बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब हैवियर न्यूक्लियाई में भी बेटा 83 के बाद लिमिट आ जाती है। इसकी भी तो एक लिमिट है कि भाई देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन दूर जा रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन दूर जा रहे हैं, तो उनको खींच के कौन लेके आएगा? न्यूट्रॉन का फोर्स। न्यूट्रॉन का फोर्स क्या करना चाहता है? न्यूक्लियस को स्टेबल करना चाहता है, अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन अगर न्यूक्लियस का साइज ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब z की वैल्यू 83 से ज्यादा चली गई, तो उसके बाद हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल होने से, अनस्टेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब न्यूक्लियस अनस्टेबल ही रहेगा। करेक्ट? ये चीज समझ में आई? यस मैम। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ भी बनता है। कैसा ग्राफ? आज तो चिल्ड्रंस डे है, क्या क्या किया तुमने? कुछ किया स्कूल में? नो मैम। कुछ नो नहीं किया? मैम। कुछ नहीं किया? नो मैम। नो मैम। कुछ स्कूल में प्रोग्राम तो होगा? नो मैम। नो मैम। टीचर्स कहते हैं आप बड़े हो गए, अब नहीं।
अब नहीं नहीं, अभी भी हमारी बच्चे ही हो। टीचर ने विश करने से भी मना कर दिया। हाय, नहीं हो तो अभी भी बच्चे ही। कुछ मेमोरी होगी तुम लोगों की बचपन में, तुमने कभी सेलिब्रेट करा होगा, तो कुछ है किसी के पास कोई शेयर करना मैम, चाहे कुछ? हाँ बोलो बोलो बोलो। कहाँ गायब हो गए? हाँ बोलो, क्या हुआ बेटा? समोसे खिलाने गए थे? आज खिलाए थे क्या समोसे? ये चीज तुम बोल के क्यों नहीं बताते, शर्मा क्यों जाते हो? नितांत ने छुट्टी कर ली, विशाल ने समोसे खिलाए। तुमने समोसे खिलाए टीचर्स को या टीचर्स ने तुम्हें खिलाए? टीचर्स ने मैम किया। अच्छा, टीचर्स ने समोसे खिलाए थे, चलो बढ़िया है, बढ़िया है, मजे आ तो गए। हमारे टीचर ने बूंदी खिला के बस। क्या किया स्नेहा, क्या कह रही हो? मैम बूंदी खिलाई हमारे टीचर्स ने सिर्फ। अच्छा, बूंदी के लड्डू? लड्डू नहीं मैम, सिर्फ बूंदी। अच्छा, सिर्फ बूंदी? हाय, यस मैम। यार खस्ता क्या होता है? खस्ते क्या होता है? मैंने नहीं खाई ये मिठाई। मैम खस्ता कचौड़ी होती है ना। अच्छा, खस्ता कचौड़ी, हाँ वो तो मुझे बहुत पसंद है, खस्ता कचौड़ी तो। हाँ कचौड़ी तो, फिर खस्ता कचौड़ी तो हर कहीं मिलती है बेटा जी। तो मतलब तुमने ऐसे ऑल ओवर आज कुछ ऐसे स्पेशल नहीं किया किसी ने भी? हमारा तो फिजिक्स का टेस्ट हुआ था स्कूल में। सर बोलते थे कि आप 17 साल के हो गए, अब कोई चिल्ड्रन डे नहीं, चुप कर कर टेस्ट दो। अच्छा वेट, बच्चे ऐसे होते हैं। मेरे हाँ मेरे भी एक बच्चे का कॉल आया है। हेलो, आ, बेटा बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हम्म। हाँ, एनुअल फंक्शन था। अरे वाह, एनुअल फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, बढ़िया। पढ़ पढ़ लिख भी लो थोड़ा। 17 साल के हो गए, बताओ, टीचर फेस्टिवल स्कूल में में अगले एनुअल फंक्शन अगले साल तब हुआ था। कॉलेज, अगले साल तुम कॉलेज में चले जाओगे। इस टाइम तुम कॉलेजों के क्लासेस में होंगे, कॉलेजों के एग्जाम्स के टेंशन कर रहे होंगे। ये तो है, बड़े तो हो गए हो तुम, बच्चे नहीं हो। मैम जब 9th में थे तब हुआ था हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन। अब हम 12th में हो गए, अब तक नहीं हुआ। सब बढ़िया है, टाइम बच गया तुम्हारा। हम्म, आ जाओ, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो देखो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, और किसी को कुछ कहना है? और कुछ बताना चाहता है कोई? किसी ने और कुछ खाया हो, कुछ किया हो? मैम छुट्टी की थी आज मैंने, था स्कूल में फंक्शन बट नहीं गई मैं। फिर दिमाग छुट्टी करके करा क्या तुमने? मैम टेस्ट का ही किया थोड़ा बहुत बस। अच्छा, ओके। देखो अब हमने वाई एक्सिस पे न्यूक्लियन का नंबर लिया है, न्यूक्लियन है ना, सॉरी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ न्यूट्रॉन्स है और यहाँ किसका नंबर है? प्रोटॉन्स का नंबर है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 0, ये 10, मान लो यहाँ 20 है, ये 30 है, ये 40 प्रोटॉन, ये 50 प्रोटॉन, 60 प्रोटॉन, 70 प्रोटॉन, ये 80 प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन चल रहे हैं। ये न्यूट्रॉन्स है।
30 प्रोटॉन, 40 न्यूट्रॉन, 50 न्यूट्रॉन, 60 न्यूट्रॉन, 70 न्यूट्रॉन्स और 80 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो मेरे पास अभी तुमने क्या पढ़ा था, अगर छोटे न्यूक्लियाई हैं यानी अगर जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम है ना, अगर एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो उनका नंबर क्या होना चाहिए स्टेबिलिटी का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बेटा अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई इस ग्राफ में इस लाइन में मार्क करे जाएंगे, इसी लाइन पे आएंगे। 10 रेशो इनका रेशो यही होगा ना थीटा का, 10 थीटा 10/10 तो 1 आ गया ना। तो इनका रेशो क्या होना चाहिए मेरे पास, y/x का रेशो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब स्टेबल न्यूक्लियाई स्ट्रेट लाइन के इसी पॉइंट पे लाई करेंगे, है ना। 20:20 यानी स्टेबल न्यूक्लियाई 20 तक तो इसी पॉइंट पे यानी इसी लाइन पे लाई करने चाहिए। अब मान लो अब हैवी न्यूक्लियाई है, अब ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन तो ऐसे चलती रहेगी, देखो 30 से 30 मिलाओगे, 40 से 40 मिलाओगे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन आती है मेरे पास, समझ गए। अब बताओ अब 20 से ज्यादा चले गए, अब स्टेबिलिटी के लिए कहां पर जाना पड़ेगा, अब न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा करना पड़ेगा। अभी देखा ना कि अगर मेरे पास न्यूक्लियस बड़े हैं यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बड़ा है तो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो यानी जो न्यूक्लियाई इस वाले ग्राफ पे इस तरफ आएंगी न्यूट्रॉन के तरफ, वो क्या होंगी, ये वाली न्यूक्लियाई क्या कहलाई जाएंगी, स्टेबल। अब मान लो कुछ न्यूक्लियाई किधर की तरफ आ रही है बेटा, प्रोटॉन की तरफ, यानी कुछ न्यूक्लियाई यहां पर आ रही हैं इसकी तरफ। ये वाली जो न्यूक्लियाई होंगी ये कैसी होंगी, जो इस लाइन के इस तरफ आ रही हैं, यानी यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है ना। यहाँ पर कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है ना। ये अगर इसका मतलब प्रोटॉन नंबर इज मोर, तो इसका मतलब ये कैसी न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। समझ आया, स्टेबल न्यूक्लियाई क्यों, न्यूट्रॉन्स नंबर आर मोर, बोलो समझ में आया। Yes, ma'am. तो अगर मेरे पास 20 तक है तो 20 तक बेटा सारे जो तुम्हारे स्टेबल न्यूक्लियाई है वो इसी लाइन पे आएंगे, लेकिन 20 के बाद जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो येलो की तरफ चले जाएंगे, मतलब न्यूट्रॉन की तरफ झुकाव होगा। जहां पर न्यूट्रॉन तुम्हारा वाई एक्सिस में है ना, तो ये जो लाइन होगी स्टेबल न्यूक्लियाई की वो किसकी तरफ बढ़ती जाएगी, स्टेबल न्यूक्लियाई की किसकी तरफ बढ़ती जाएगी वो लाइन, वाई की तरफ थोड़ा सा। और जो अनस्टेबल होंगे बेटा उनकी तरफ, उनकी कहाँ होंगी, प्रोटॉन्स की तरफ, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन वाले क्या होंगे, अनस्टेबल। बोलो ये ग्राफ समझ में आया। Yes, ma'am. इसके बाद आती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, इसमें सबसे पहले हम लोग अल्फा डीके पढ़ते हैं, कल ही बताया था अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या होता है बेटा, अल्फा डीके में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूसेस अल्फा रेज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हैज चार्ज ऑफ +2e एंड मास ऑफ, कितना मास होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और देखो हीलियम-24 यही होता है न्यूक्लियस इज स्टेबल, तो ये स्टेबल पार्टिकल है, हीलियम का जो पार्टिकल है ये हमारा स्टेबल पार्टिकल होता है। ठीक है,
अगर हीलियम डिसइंटीग्रेट हो, मान लो किसी भी पार्टिकल में से, सपोज यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है बेटा, और इसका ये है 238, मान लो ये डिसइंटीग्रेट होता है, तो डिसइंटीग्रेट होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, हीलियम बाहर आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, थोरियम में। तो यानी अब बताओ इस थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 90। 90। इक्वेशन मैंने क्या बोला था, चार्ज मास बैलेंस होना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए, मास 234। 4। तो अल्फा डीके में तुम क्या लिख सकते हो, अल्फा डीके में डॉट, अब देखो ये इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियाई। ये किस में कन्वर्ट हो गया, थोरियम में, तो थोरियम क्या बनेगा इसका, डॉटर, डॉटर न्यूक्लियाई, है ना, इसको बोलते हैं हम डॉटर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो अगर तुम्हें डॉटर न्यूक्लियाई बनाना है तो उसके नंबर में से 2 कम कर देना और मास में से 4 कम कर देना, ये बात याद रखोगे। हाँ, अल्फा डीके में मान लो मेरे पास एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, तो ये डॉटर न्यूक्लियाई किसमें बनेगा, Z-2 और A-4 प्लस हीलियम, करेक्ट, ये ऐसे निकलेगा। अब देखो रिएक्शन, रिएक्शन की बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई X न्यूक्लियस था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Y में, और साथ में क्या निकलेगा बेटा, एक अल्फा पार्टिकल। मान लो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस Q, है ना, Q वैल्यू, बात समझ में आई, Q वैल्यू लगा दी। मुझे बताओ ये Q वैल्यू किसके बराबर होगी, ये कौन सी वाली वैल्यू है, ये प्लस वाला है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में याद करो मैंने क्या लिखवाया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये Q वैल्यू किस में कन्वर्ट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये Q किस में कन्वर्ट होता है, याद लिखो, अपने नोट्स चेक करो, ये Q वैल्यू किस में जाती है, इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। करवाया था कि बेटा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उसमें जो तुम्हारा Q वैल्यू है वो किस में बटेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है ना, याद है ना, प्रोडक्ट में बटेगा, तो यानी Q किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y। यही तो है मेरे प्रोडक्ट्स, बोलो भाई। देखो वैल्यू है, प्लस, प्लस वाला साइन है ना, प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी रिलीज हुई होगी ना भाई, प्लस साइन है ना, एनर्जी का रिलीज हुआ होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब डेल्टा M कम होगा प्रोडक्ट्स का, यस मैम। प्रोडक्ट्स का डेल्टा M कम होगा, डेल्टा का M कम हुआ तो मतलब कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी, वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, कुछ फॉर्म तो होगी ना एनर्जी की, साउंड है, हीट है, कौन सी फॉर्म है, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा ये जो Q है, जो एनर्जी रिलीज आप बता रहे हो, ये एनर्जी रिलीज की फॉर्म क्या है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी में दिखेगा, वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, अल्फा और जो भी आपका डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, राइट, ये डॉटर न्यूक्लियाई होगा, यस और नो। तो यहां पर जो Q वैल्यू है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट, बात समझ में आई। अब मैं इस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकती हूँ, P²/2m, याद है ना, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, अभी पूरा वो पढ़ के आए हो,
मोमेंट अभी पूरा ड्यूअल नेचर पढ़ा है, उसमें करवाया था ना लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और पी इज मोमेंटम, पी को क्या लिखते थे 2m काइनेटिक एनर्जी लिखते थे ना। तो देखो इसका मतलब मोमेंटम किसके बराबर होता है 2m काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m के ई, तो के ई किसके बराबर आ गया बेटा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से मैंने काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा पी स्क्वायर अपॉन 2m, अल्फा की है तो पी अल्फा मास ऑफ अल्फा, प्लस काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन 2 इंटू मास ऑफ वाई। बोलो इतना सही है? इतना समझ में आया? ओके अब बेटा यहाँ पर देखो ये कैसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, यानी ये रिएक्शंस अपने आप हो जाती हैं मोस्टली ये रिएक्शंस अपने आप होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल होता है कि वो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस आर हाईली अनस्टेबल, तो अपने आप सेल्फ डिसइंटीग्रेशन कर लेता है। तो सेल्फ, अब यहाँ पर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वही तो बात है कि अपने आप हो जाएगा, एंडो में कराना पड़ेगा, तो अपने आप हो गया। इसका मतलब एक्स के पास मोमेंटम, एक्स के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी भाई, एक्स के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी ना। यहाँ पे ये तो तुम्हारा स्टेबल, ये तुम्हारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो तो रखा हुआ है, उसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। लेकिन वाई और अल्फा के पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब अगर मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा तो कैसे करोगे, इनिशियली मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, क्योंकि मेरे पास जो मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई है वो उसके पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब आप लिखोगे, अब किसका मोमेंटम लिखोगे, मोमेंटम ऑफ गामा प्लस मोमेंटम ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियाई वाई, सॉरी ये वाई है और ये अल्फा है, तो डॉटर न्यूक्लियाई मोमेंटम ऑफ वाई प्लस अल्फा पी ऑफ अल्फा, ऐसे लिखोगे। तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया इक्वल्स टू माइनस पी अल्फा। तो यानी अगर मान लो मेरे पास कोई एक्स नाम का, एक्स क्यों ले रहे हो, जो अभी हमने यूरेनियम लिया था वही ले लो, एक्स से कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हमने क्या लिया था यूरेनियम, कितना था यूरेनियम 238 और ये 90 है ना, थोरियम में बदल गया था प्लस अल्फा पार्टिकल। अब यूरेनियम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब अगर मोमेंटम ऑफ थोरियम किसके बराबर होगा मोमेंटम ऑफ अल्फा के, तभी तो इक्वेशन, तभी तो क्या कंजर्व होगा मोमेंटम, समझ रहे हो, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा, यस और नो, है ना, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा ना, कि थोरियम का मोमेंटम किसके बराबर कर दूं मैं अल्फा के बराबर कर दूं। ये दोनों मोमेंटम किसके बराबर है सेम है, तो मैं इनको क्या लिख सकती हूँ किसी एक और मोमेंटम के बराबर विच इज योर पी। अगर अल्फा आगे जाएगा वेलोसिटी के साथ तो थोरियम उसी वेलोसिटी के साथ पीछे जाएगा, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। इस तरीके से समझो, जैसे गन वाला करते थे, रिकॉइल ऑफ गन, है ना, कि अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन कहाँ जाती थी पीछे की तरफ, है ना, तभी मोमेंटम कंजर्व होता था। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, अगर यूरेनियम के पास मोमेंटम नहीं है तो इसका मतलब थोरियम और अल्फा के जो मोमेंटम है वो आपस में कैसे होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 को क्या लिख सकती हूँ Q इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m गामा, ऐसे लिख सकती हूँ। देखो पी स्क्वायर सेम कर दिया अब, है ना। अब क्या बनेगा Q इक्वल्स टू, क्या कॉमन ले लूं भाई 2m अल्फा m गामा कॉमन ले लेते हैं, पी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ क्या बचेगा m गामा प्लस m अल्फा, ये बचेगा। यही आया ना। अब यहाँ इसको ले जाओ 2q m अल्फा m, मैं गामा कह रही हूँ बार बार, दिस इज y, ओके, एम वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर, एम वाई इज योर, एम वाई क्या है बेटा, y क्या है, y क्या है, यहाँ पे मैंने y क्या लिया है, देखो इस इक्वेशन में y क्या है डॉटर न्यूक्लियाई, है ना, y डॉटर न्यूक्लियाई है, तो ये आ गया मेरा
तो देखो यहाँ से मोमेंटम किसके बराबर आया, मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल्स टू 2q, q इज योर q वैल्यू, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई अपॉन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो अब ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कैसे बटेगी, टोटल क्यू, जो भी क्यू वैल्यू रिलीज हुई है तुम्हारी, किसके प्रोपोर्शनल होगा, अल्फा, अल्फा का काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऊपर किसका मास आएगा, मास ऑफ वाई यानी डॉटर न्यूक्लियाई अपॉन टोटल मास, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी, दूसरा कौन था, डॉटर न्यूक्लियाई, तो अब डॉटर न्यूक्लियाई की किस में बटेगी बेटा एनर्जी, टोटल एनर्जी में क्या मल्टीप्लाई कर दूं अब की बार, ऊपर किसका मास आ जाएगा, अल्फा का अपॉन टोटल मास। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। बात समझ में आई। कल को मैं तुमसे कहती हूँ कि भाई ये रिएक्शन हुई, इसमें से क्यू वैल्यू निकालो, तो क्यू वैल्यू तो फटाक से निकाल दोगे तुम बिना किसी झंझट के, राइट, डेल्टा एमसी स्क्वायर करके क्यू वैल्यू तो फटाक से आ जाएगी, हाँ या ना। अब क्यू वैल्यू आ गई, अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मुझे बताओ अल्फा कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताओ अल्फा कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, तो आप कैसे लिखो, कैसे बताओगे, ऊपर किसका मास लिखोगे, देखो तुम्हारी डॉटर न्यूक्लियाई का अपॉन में डॉटर प्लस किसका मास, अल्फा, मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू क्या है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड। बताओ ये समझ में आया। यस मैम। हाँ, अब एक चीज देखो, और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन आ गया था, काइनेटिक एनर्जी अल्फा लिख रही हूँ बेटा, क्यू तो टोटल हो गया, मुझे बताओ एम वाई क्या है, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का मास किसके बराबर है, और वाई प्लस अल्फा का मास किसके बराबर है, एटॉमिक मास में वाई प्लस अल्फा मिलके एक्स के बराबर हो जाएगा। देखो थोरियम वाली इक्वेशन में देखो, ये मेरे पास 92 था और ये मेरा 90 आया था, ये 2 और ये मेरा 4 और ये बना था 234, है ना। अब देखो अगर मैं y प्लस अल्फा के मास नंबर बढ़ा दूं, मिला दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 238 के बराबर हो जाएगा, हाँ 238 के बराबर हो जाएगा, यानी यूरेनियम का मास नंबर। तो यहाँ पे एम वाई प्लस एम अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, ए, एम वाई को क्या लिख सकते हो, a माइनस 4, ठीक है। याद रखना ए किसका मास नंबर है, ए इज मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, याद रहेगा। हाँ यहां लिख दो, ए इज मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये तुम्हें कुछ डेरिवेशन जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस क्या याद रखना है कि अगर कल को काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा, ढंग से समझ में आएगा ना, तभी करो। देखो क्वेश्चन सेकंड बहुत प्यारा सवाल है, फाइंड द क्यू, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैंने कह दिया जितने क्लास में सवाल कराए हैं उतने ही कर लेना। फाइंड द क्यू वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी of emitted alpha particle in alpha decay of first radium 88 236 पहले इसी का करो, रेडियम का इक्वेशन दी हुई है, देखो रेडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, रेडियम 88 226 कन्वर्ट हो रहा है
आर एन में ये 86 है और ये कितना होगा 222 प्लस हीलियम निकलेगा भाई, प्लस और क्या निकलेगी क्यू। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कर सकते हो। मास देने पड़ेंगे ना कि नहीं देने पड़ेंगे? चलो सबसे पहले निकालो क्या, क्यू वैल्यू। फटाफट मुझे क्यू वैल्यू निकाल के बताएंगे सारे बच्चे। क्यू वैल्यू तो फटाक से निकाल सकते हो, जल्दी करो, क्यू वैल्यू निकालो। हम्म, क्यू वैल्यूज निकालेंगे सारे जने, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैम 4.933। वेरी गुड, 4.933 आ रहा है तो 4.94 मान लो, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकालोगी? क्या फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर, क्यू वैल्यू मल्टीप्लाई A-4 अपॉन A, है ना, करेक्ट। क्यू तुमने निकाल लिया 4.4, कितना आया 4.94। ए किसका एटॉमिक वो था मास नंबर, पेरेंट न्यूक्लियाई का। तो पेरेंट न्यूक्लियाई कितनी है 226, 226 में से 4 घटा दो तो 222 अपॉन ए 226। बोलो कितना आ रहा है इसे सॉल्व करके? 4.8। ठीक है, तो ये याद रखना है, याद रहेगा। यस मैम। तो बेटा इसमें से अगर इसमें कौन ज्यादा एनर्जी लेके जा रहा है, अल्फा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा कि तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियाई? बताओ। एक काम करो, डॉटर न्यूक्लियाई की भी निकालो एनर्जी। अगर क्यू वैल्यू कितनी थी, क्यू वैल्यू कितनी आई है बेटा एक बार दोबारा बताना, 4.94। तो टोटल क्यू वैल्यू 4.94 है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर एन यानी तुम्हारी डॉटर न्यूक्लियाई वो कितनी हो जाएगी? 4.94 में से माइनस कर दोगे 4.85, बची कुची वही तो लेके जाएगा। कितना बताओ, ये कितना आया? 0.1, हाँ 0.7 9, 0.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख रहे हो, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी है? अल्फा पार्टिकल के पास। तो इसका मतलब जब भी मेरा अल्फा डिके होगा तो डॉटर न्यूक्लियाई में से और अल्फा पार्टिकल में से कौन ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा काइनेटिक? बोलो जल्दी। अल्फा पार्टिकल।
ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई बता सकता है कि अल्फा के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्यों है? एनीवन? आंसर यहां छुपा है मोमेंटम कंजर्वेशन में। बताओ, अल्फा के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्यों है? जल्दी बोलो। क्योंकि डॉटर न्यूक्लियाई का मास ज्यादा है। भाई डॉटर न्यूक्लियाई के पास मास ज्यादा है ना, 222। अगर इसके पास मास भी ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा, तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करते? तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता ना। इसीलिए अगर हीलियम का मास कम है तो हीलियम की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्या कंजर्व करना है? मोमेंटम भी कंजर्व करना है। बोलो, समझ में आया? हाँ या ना? हेलो, कहाँ खो जाते हो Yes, बीच बीच ma'am. में? Yes, ma'am. तो अगर क्वेश्चन आता है कि अल्फा डीके होता है तो अल्फा पार्टिकल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, द रीजन इज टू कंजर्व द मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल हैज लेस मास एंड द डॉटर न्यूक्लियाई हैज वेरी लार्ज मास। तो लार्ज मास मतलब स्मॉलेस्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वेलोसिटी हो जाएगी। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा आई थिंक। यस मैम। बढ़िया। इसके बाद सेकंड क्या आता है तुम्हारा? बीटा डीके। बीटा डीके कराया था, दो तरीके के होते हैं, एक बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव, है ना? बेटा दो तरीके के होते हैं ना, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बीटा नेगेटिव का मतलब है कि क्या मतलब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड इमिट, क्या इमिट करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन। क्या इमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन। और बीटा पॉजिटिव में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड इमिट, इसमें क्या इमिट करेगा बेटा? बीटा प्लस में इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, जो कि क्या है? पॉजिट्रॉन। क्या इमिट करेगा? पॉजिट्रॉन। अब देखो बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव डीके कब होगा? बीटा नेगेटिव जब आपका प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा? देखो प्रोटॉन के पास बेटा एक चार्ज और एक मास, यही होता है प्रोटॉन के पास। बेटा प्रोटॉन के पास तुम्हारा जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी चेंज होते रहते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलते रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो गया? अगर प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप में अनस्टेबल है। तो अपने आप में अनस्टेबल है तो प्रोटॉन किस में बदल लेगा अपने आप को? न्यूट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन में बदलने के बाद पार्टी तुम्हारा न्यूक्लियस किस में चला जाएगा? स्टेबिलिटी में। हमने पढ़ा है ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्टेबल होगा। तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना, तो कैसे बदलेगा? देखो प्रोटॉन के पास बेटा एक चार्ज होता है और एक मास होता है। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन ना, एक हाइड्रोजन एक मास। ठीक, हेलो हेलो, समझ आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. अब नाइट्रोजन के पास चार्ज तो 0 है लेकिन मास 1 है। मास 1 है। ओहो आई एम सॉरी, बीटा नेगेटिव में तो ये बीटा पॉजिटिव होगा, सॉरी इसको बीटा पॉजिटिव कर लो। बीटा पॉजिटिव डिके ये कब होगा? देखो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन के पास चार्ज 1 मास 1, तो मास तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मोर और लेस सेम ही होता है, लेकिन इस चार्ज को कंजर्व करो। इस चार्ज को कैसे कंजर्व करोगे? कि कोई ऐसा पार्टिकल मिल जाए जिसका मास कितना हो? 0 हो, लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए उसके पास? +1 हो जाए। हाँ या ना? कि कोई ऐसा पार्टिकल मिल जाए कि मास तो 0 हो जाए और चार्ज क्या हो जाए? +1, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हाँ या ना? तो ऐसा पार्टिकल Yes, ये क्या ma'am. बताया जाता है? इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन हैव सेम मास किसकी तरह? एज
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरह सेम मास होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत बहुत स्मॉल है। क्या है? बहुत स्मॉल। तो प्रोजेट्रॉन हैव सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट चार्ज क्या है? प्लस ई ना, चार्ज प्लस ई है। क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? हो गई। जब बीटा डीके होता है तो एक और चीज निकलती है। क्या? बीटा डीके में एक और चीज निकलती है। क्या निकलता है? एक और चीज निकलती है न्यूट्रिनो। बेटा यहाँ एक और निकलेगा न्यू, इसको क्या बोलते हैं? ये होगा क्या? न्यूट्रिनो पार्टिकल। क्या होगा ये? न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये न्यूट्रिनो क्यों निकला है? ये चार्ज को और एनर्जी को ये किसको कंजर्व करेगा? एनर्जी एंड मोमेंटम। इसे एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो। समझ में आ गया? तो बीटा पॉजिटिव डिके कब होगा? जब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में। अब देखो बेटा, बीटा नेगेटिव डिके, बीटा नेगेटिव कब होगा? खुद बताओ। अगर न्यूट्रॉन को किस में करना हो, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला। अब भाई अगर न्यूट्रॉन बेटा प्रोटॉन में बदला तो प्रोटॉन के पास तो चार्ज भी वन है और मास भी वन है, तो प्रोटॉन में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बना होगा ना, जो इसके चार्ज को कंजर्व करेगा -1 और मास क्या रहेगा? 0। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ क्या निकलेगा बेटा? एंटी न्यूट्रिनो, यानी न्यूट्रिनो का उल्टा पार्टिकल। ये याद रखना। एंटी न्यूट्रिनो। ये भी क्यों निकला है? एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व, है ना, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व करेगा। तो एक चीज याद रखना। क्या याद रखना है? कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी पार्टिकल निकलेगा, तो एंटी क्या है? फिर एंटी न्यूट्रिनो। अब अगर न्यूट्रिनो निकला है, अब न्यूट्रिनो के साथ फिर एंटी निकलेगा। एंटी कौन है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? एंटी पार्टिकल किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का, है ना। एंटी का मतलब होता है उसका उल्टा पार्टिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसका एंटी है बेटा? पॉजिट्रॉन का। ठीक है, तो अगर पॉजिट्रॉन निकला है तो तुम एंटी न्यूट्रिनो मत निकाल देना, यानी दोनों एंटी एक साथ नहीं निकल सकते। इस चीज का याद रखना कि दो एंटी पार्टिकल एक साथ नहीं निकलेंगे। क्लियर है चीज? हेलो? यस मैम। ये दो मतलब पॉजिट्रॉन और एंटी। देखो पॉजिट्रॉन भी क्या है? एंटी। पॉजिट्रॉन भी एंटी है, और एंटी न्यूट्रिनो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो भी एंटी है। तो दोनों पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एक साथ नहीं निकलेंगे। याद रहेगा? यस मैम। अब ये पता चला बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव कब होता है। बीटा पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा? न्यूट्रॉन में। और बीटा नेगेटिव जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। प्रोटॉन। ये इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए, रटना नहीं है। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में करना है तो प्रोटॉन के पास 1 1 होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 मास 1, है ना। तो इसका मतलब एक चार्ज कहां से निकालेंगे? फिर पॉजिट्रॉन से, है ना। बोलो, समझ आया बेटा? यस मैम। अब और बताओ क्या करें? ये क्लियर हुआ? अब मुझे एक रिएक्शन बताओ। मुझे पीए का नंबर और मास बताएंगे। पीए का नंबर और मास। एक सेकेंड, किसकी भाई? अपना माइक म्यूट करो।
घास से रीढ़ उड़ाई जाती है। शहनाई की दुनिया में डुमराव गाँव को भी याद किया जाता है, क्योंकि चलिए पीए का नंबर और मास बताएंगे। ये कौन सा, अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो इसके साथ कौन सा पार्टिकल निकलेगा? एंटी इलेक्ट्रॉन निकला है तो एंटी न्यूट्रिनो, है ना, बार लगाएंगे। चलो अब पीए का नंबर और मास बताएंगे सारे जने। चलो पहले नंबर बताओ, नंबर कितना होगा बेटा, एटॉमिक नंबर? 91। हाँ वाओ, 91। तो यानी, और ऊपर मास कितना होगा? 234, है ना, एज इट इज। तो इसका मतलब ये कौन सा डिके है? बीटा नेगेटिव, है ना। तो बेटा बीटा नेगेटिव में जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका मास, उसका चार्ज 1 से बढ़ गया, है ना। तो बीटा डिके में क्या लिखोगे? चार्ज ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई विल इंक्रीज बाय 1। याद रहेंगी चीजें? हेलो हेलो, याद रहेगा? यस मैम। अब मान लो ये थोरियम है, ये 90 है, ये 234 है। अब की बार मैंने यहाँ पे E+1 निकाल दिया। अब यहाँ पर कौन निकलेगा? पहली बात तो न्यूट्रिनो, है ना, क्योंकि अब ये E पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन का उल्टा, तो न्यूट्रिनो निकालेंगे, अब उल्टा नहीं निकालेंगे। अब मुझे पीए का नंबर और मास नंबर बताओ। 89। 90, हाँ 89। हाँ, कम हो जाएगा ना, और ऊपर क्या बचेगा? 234, है ना। तो ये याद रखना। वैसे नीचे वाली प्रोसेस नहीं होती, ऊपर वाली ही होगी नेचुरली, ठीक है, बट स्टिल वो समझाने के लिए कराया है। अब मेरे को एक बार बताओ, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव में, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर से निकलने वाले या फिर शेल वाले? न्यूक्लियस के अंदर से। वेरी गुड, ये याद रखना। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, दिखाया है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलेंगे, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए थी और हमने बता भी दी है। बढ़िया, मस्त समझ आया? नहीं भी आ रहा है सब मस्त समझ में, तो अपना एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। मस्त समझ नहीं भी आ रहा है तो घर पे जाके एक बार जरूर पढ़ना। क्लियर? बोलो। यस मैम। एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे लास्ट टाइम। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये करो। ये अपने घर, ये वाला तुम अपने एक बार घर से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। एक क्लास और लगेगी इसमें। ये सवाल है, बीटा नेगेटिव निकला है, एंटी न्यूट्रिनो है। 8:20 हो गए ना। ये Hg स्टार जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है, Hg स्टार का मतलब है तुम्हारा जो ये मरकरी है ना, ये ग्राउंड स्टेट में ना होके कहाँ गया है? एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये इज इन, ये एक्साइटेड स्टेट में है, पता चला? कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है? एट एनर्जी ऑफ 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव ग्राउंड। ये पहले बता दिए कि ग्राउंड से इतने ज्यादा एनर्जी है इसके पास, ठीक है। तो आपको निकालना है what can be the maximum kinetic energy of the electron emitted. Find kinetic energy maximum of beta negative if mass of AU equals to 197.968233U and mass of Hg equals to 197.966760U. ठीक है जी।
तो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें सॉल्व करना है और मुझे पता है तुम कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। कर पाओगे ना, ये सॉल्व करना है। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप सॉल्व कर लेना। बाकी आज की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, कोई बता सकता है ये कैसे होगा? हाय हट ना जाए। क्या क्या अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? रेडियो एक्टिविटी है ना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। पढ़ लो भाई बेटा, ठीक है, पढ़ लेना।